मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मेरी चांदी की अंगूठी ले लो और मुझे छोड़ दो। इस लड़की के मासूमियत से कहने पर मुकद्दम शाह यकटक इसे देखने लगा था। तो के घोड़े पर बैठी वो 17 साल लड़की मुकद्दम शाह को अपनी चांदी की अंगूठी का लालच दे रही थी। इस बात से बेखबर के 7 बड़े गांव इसकी जागीर थे। इसे गहरी नजरों से देखते मुकद्दम शाह कुछ बोले बगैर ही कमरे से बाहर निकला था और इसे भारी दाम में खरीद लिया था। इसे खूबसूरती से सजाकर मुकद्दम शाह के हवाले कर दिया गया था। वह डरी सहमी सी इसकी बड़ी सी गाड़ी में दबकी बैठी थी। गाड़ी में दबीज खामोशी तारी थी। मुकद्दम शाह की पूरी तवज्जो ड्राइविंग की जानब थी। मिन्हा ने अपने वजूद में हिम्मत मुस्तमा करते हुए रास्ते में ही अचानक मुकद्दम शाह पर बारीक छुरी से हमला किया था। इसका वार ज्यादा जोरावर नहीं था, मगर इस अचानक इब्तिदा पर मुकद्दम शाह ने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। मिन्हा ने मौके से फायदा उठाते तेजी से गाड़ी से उतरते सामने नजर आते जंगल की तरफ दौड़ लगाई थी। वो पूरी जान लगाए भाग रही थी। मुकद्दम शाह की गाड़ी कहीं पीछे ही रह गई थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखते भाग रही थी। जब किसी के टकरा कर वो जमीन पर गिरी थी, इसने निगाह उठाई तो सामने मुकद्दम शाह खूंखार नजरों से इसे घूरता नजर आया था। मिन्हा की जान हवा हुई थी। वो तो पीछे ही रह गया था, अचानक सामने कैसे आया? वो डर कर वहां से पीछे खिसकने लगी थी, मगर मुकद्दम शाह ने गुस्से से आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़कर इसे उठाया और घसीटते हुए अपनी गाड़ी की जानब बढ़ गया था। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझ पर रहम खाओ। तुम्हें इस शख्स का वास्ता जिससे तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, मुझे छोड़ दो। मुकद्दम शाह जो बेहस बना इसे घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था, इसके वास्ते पर वो एक लम्हे को रुका था। आंखों के पर्दे पर किसी का मासूम चेहरा लहराया था। मुकद्दम शाह की सफाक बेतासुर निगाहों में एक लम्हे के लिए अजियत उतरी थी, जिसे अगले ही लम्हे वो झटक कर इस लड़की को खींच कर अपनी गाड़ी की जानब बढ़ा था। इसे जारहाना अंदाज में गाड़ी के अंदर धकेल कर इसने ड्राइविंग सीट संभाली थी, जबकि महरोश एक बार फिर खुद को इस जालिम की दस्तरस में बेबस पाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। खामोश, आवाज ना आए अब तुम्हारी, वरना चलती गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। इसकी मुसलसल सूसू पर तने हुए नकोश के साथ गाड़ी चलाता मुकद्दम शाह पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। इसकी खतरनाक दहाड़ पर पूरी गाड़ी लरज उठी थी। महरोश तो कुछ लम्हों के लिए अपनी सांस तक रोक गई थी। मुकद्दम शाह की गाड़ी इसकी बड़ी सी आलीशान हवेली के हाथे में दाखिल होती कारपोर्च में रुकी थी, जहां और भी बहुत सी महंगी तरीन गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ी से उतरते इसने दूसरी जानब आकर महरोश को बाजू से खींच कर बाहर निकाला था। सुनो लड़की, ये मेरी हवेली है, यहाँ मेरे घर वाले रहते हैं। मैं अंदर जो कहूँ खामोशी से सर झुका देना। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस जगह से लाया हूँ। इसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबले करते मुकद्दम शाह ने करख्त लहजे में बावर करवाया तो महरोश नासमझी से इसे देखने लगी थी। वो शख्स भला इसकी पहचान क्यों छुपाना चाहता था और वो इसे यहाँ अपने घर वालों के पास क्यों लाया था? भला कौन मर्द किसी खरीदी हुई वाइफ को यूं अपने घर वालों के पास लाता है? मुकद्दम शाह इसे लिए हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। यह हवेली बाहर से जितनी शानदार लगती थी, अंदर से इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो इसे हवेली के एक वसी लॉन्ज में ले आया था, जहाँ कुछ खवातीन बैठी थी। बीजान, ये लड़की मुझे रास्ते में मिली है। इसके माँ बाप मर गए हैं। कुछ लोग इसके पीछे पड़े थे। आपको एक खिदमतगार की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि इसे आपके पास ले आऊं। मुकद्दम शाह इसे एक उम्र रसीदा खतून के सामने खड़ा करते इन्हें बताने लगा। इसकी बात पर महरोश तो हैरत ज़दा सी खड़ी रह गई। इसे तो लगा था कि ये शख्स इसकी इज्जत पर माल करना चाहता है, मगर क्या वो इसे इसलिए खरीद कर लाया था? इधर आओ लड़की, वो अपनी बात कहता वहां से जा चुका था। इन खतून ने इसे मुखातब किया, जो वो झिझक कर इनके करीब आई थी। नाम क्या है तुम्हारा? बीजान इसका हसीन व मासूम चेहरा देखकर बोली। महरोश, इसने धीमे से अंदाज में जवाब दिया। हवेली से बाहर निकलता मुकद्दम शाह की इसकी आवाज़ पर एक पल को हवेली की दहलीज पर ठहरा था। महरोश, इस हसीन मर्द के लबों ने बेख्तियार आवाज़ दोहराया और फिर वो हवेली की दहलीज पार कर गया था। वहाँ बैठी बाकी खवातीन बड़ी अजीब सी नज़रों से इसे देख रही थीं, जिस पर महरोश बुरी तरह नर्वस हो रही थी, मगर वो इस जहन्नम से निकल आई थी। अब वो सारी उम्र भी इन खातून की खिदमत में गुजारने को तैयार थी। मुलाजमा या खिदमत
एफ कहलाने से 1000 दर्जे बेहतर था। मुकद्दम शाह इस वक्त डेरे पर सिगरेट सुलगाए बैठा आज होने वाले वाक़ये के बारे में सोच रहा था। इसके दोस्त इसे ज़बरदस्ती अपने साथ कोठे पर ले गए थे। वो बेदिली से वहाँ बैठा था जब इसकी नज़र इस कमसन मासूम सी लड़की पर पड़ी थी जो कोठे पर मालकिन को कोई पैगाम देने आई थी। न जाने इस मासूम लड़की में क्या कशिश थी कि मुकद्दम शाह चाह कर भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाया था। इसकी नज़र जैसे ही इस लड़की पर जम सी गई थी, इसकी नज़रों से ओझल होने पर वो बुरी तरह बेचैन हुआ था। कोठे की मालकिन राबिया बाई से इस लड़की के बारे में पूछा तो इसने कहा कि ये कमसिन कली है, अभी 18 साल की नहीं हुई, इसलिए ये अभी रक्स सीख रही है। इसकी बोली 18 साल के होने के बाद लगेगी। मुकद्दम शाह ने भारी रकम देते हुए इससे मुलाकात की डिमांड रखी तो कुछ पसोपेश के बाद कोठे की मालकिन मान गई। इससे मुलाकात करके मुकद्दम शाह को न जाने क्यों लगा कि जैसी वो लड़की यहाँ के लिए नहीं बनी। इसकी मासूम सूरत में एक अजीब सी पाकीज़गी थी। वो खुद भी नहीं जानता था कि क्यों इस लड़की की यहाँ मौजूदगी इसे बेचैन कर गई थी। आखिर इसने कोठे की मालकिन को मुँह मांगी रकम देकर इसे खरीद लिया। इसका इरादा इसे आज़ाद करने का था, मगर न जाने क्यों वो इसे अपनी हवेली में अपनी बीजान के पास ले आया। इसने आज जो किया इसकी वजह वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। इसकी ज़िंदगी में तो सिर्फ एक ही लड़की थी, इसकी मनु। इसकी बचपन की मोहब्बत इसे खोने के बाद वो जैसे ज़िंदगी से ही बेजार हो गया था। इसे ज़िंदगी का हर रंग अपनी मनु के बेरंग लगता था। न जाने कैसे और क्यों वो लड़की इसकी नज़रों का मरकज़ बन गई। महरोज यहाँ आकर बेहद खुश थी। बीजान बहुत ही नेक दिल खातून थी। इनका रवैया इसके साथ बेहद शफ़क़त भरा था। वो पूरा दिन की खिदमत में मसरूफ़ गुजारती थी। इनकी सोहबत में इसे एक अलग ही सुकून मिलता था। मुकद्दम शाह की चची और इनकी बेटी को इससे ख्वाह की ख्वार थी। एक तो इसे मुकद्दम शाह खुद लेकर आया था और ऐसा पहली बार हुआ था कि मुकद्दम शाह बज़ाते खुद इसी लड़की को लाया था मुलाजमत के लिए। और दूसरी इस लड़की का गैर मामूली खूबसूरती थी जो इन माँ बेटी को बुरी तरह खटकती थी। इसलिए वो इसे ज़लील करने का या बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। इसे अकेला देखकर वो इससे शायद इसकी हैसियत और औकात याद दिलाने से चौंकती नहीं थी, जिस पर महरोश खामोशी से इनकी बातें बर्दाश्त करती थी। जैसी ज़िंदगी वो गुजार रही थी, ये ज़िंदगी यकीनन इससे बेहतर ही थी। वो शख्स जिसे इसने जालिम समझा था वो तो इसका मसीहा निकला था। सारी उम्र भी इस शख्स का ये एहसान नहीं उतार सकती थी। वो तमाम उम्र इस हवेली की मुलाजमा बनकर रहने को बखुशी तैयार थी। ये तल्ख बातें और नश्तर वो हंस कर सह जाती थी। कम अज़ कम यहाँ इसे एक इज्जत भरी छत तो मुयस्सर थी। इसलिए रुखसार बेगम, मुकद्दम की चची और दुआ इनकी बेटी की डांट फटकार और इनका हर वक्त हुक्म चलाना भी बर्दाश्त कर जाती थी। वो इस वक्त किचन में जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी। इसे यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था। इसका दिन बीजान के कमरे और किचन में ही गुजर जाता था। बीजान ने इसे क्वार्टर में एक कमरा दिया था, मगर डर के मारे वो वहाँ जाने से इनकार कर चुकी थी। वो वहीं बीजान के पास सोने की जिद करके इन्हीं के कमरे में नीचे कालीन बिस्तर पर बिछाकर सो जाती थी। बीजान ने तो इसे कहा था कि वो इनके साथ बेड पर सो सकती है, मगर वो अपनी हैसियत जानती थी, इसलिए मना कर दिया। वैसे तो इसका काम सिर्फ बीजान की खिदमत करना था, मगर दुआ और रुखसार बेगम इसे देखकर किचन के मज़ीद काम भी करवा लेती थी, जो वो खुश असलूबी से करती थी। वो अपना काम आज जल्दी जल्दी ख़त्म करके बीजान के कमरे में आकर बिस्तर बिछाकर लेट गई थी, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी बोझिल लग रही थी। बिस्तर पर लेटते ही इसे नींद आ गई थी। मुकद्दम शाह जो कि अपने ज़रूरी काम निपटा कर आज काफ़ी दिनों बाद वापस लौटा था, वो बीजान से मिलने के लिए इनके कमरे में दाखिल हुआ तो इसे रुकना पड़ा था, क्योंकि सामने ही वो लड़की नीचे कालीन पर बिस्तर में छुपी नींद में गुम नजर आई। इसका मासूम सा चेहरा स्याह चादर से बाहर चौदवी के चांद की मानद लग रहा था। मुकद्दम शाह कुछ पल साकर सा इसे देखता रह गया। इस लड़की में न जाने क्या कशिश थी कि वो इसे देखकर ठहर जाता था। इस पर नज़र पड़ते ही हटाना मुश्किल लगता था, और ऐसा मुकद्दम शाह के साथ ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। इसने बमुश्किल खुद पर काबू पाते अपनी निगाहों का जाविया बदलते सामने बने तख्त पर बैठकर आंखें मूंदे तस्बीह पढ़ती बीजान को देखा था, जो कि यकीनन इसकी आमद से बेखबर थी। अस्सलामु अलैकुम। मुकद्दम शाह की भारी आवाज़ पर बीजान चौंक कर इसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। अरे मुकद्दम, मेरे बच्चे, तुम्हें याद आ गई बूढ़ी दादी की?
भी जाने से देखकर शिकवा किया तो मुकद्दम शाह सर झुकाए मुस्कुरा कर इनके पास आया। इन्हें अपने बाजुओं के हिसार में लेते वो अब इनके शिकवे शिकायत सुनता, इन्हें दूर करने की तगदूद कर रहा था। ये लड़की यहाँ क्यों सो रही है आपके कमरे में बीजान? मुकद्दम शाह ने आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो कब से दिन में मचल रहा था। न जाने क्यों वो लड़की यूं इसे ज़मीन पर सोती हुई इसे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने तो क्वार्टर में इसके लिए कमरा तैयार करवाया था, मगर इसने कहा कि अकेले सोते हुए इसे डर लगता है, इसलिए इधर ही जिद करके सो गई। बीजान के बताने पर वो लम्ब खींच कर खामोश हो गया, मगर माथे के बल वाजिया कर रहे थे कि इसे इसका ज़मीन पर सोना नागवार गुजरा है। इसे देखकर मुझे अपनी मिन्हा याद आती है मुकद्दम, वो जिंदा होती तो आज शायद इसी जितनी होती। बीजान की बात पर मुकद्दम शाह के चेहरे का रंग उड़ा था। मनु के जिक्र पर हमेशा की तरह चेहरे पर तकलीफ छाई थी। ये हकीकत बड़ी दर्दनाक थी कि वो लड़की अब नहीं रही जिसके साथ के ख्वाब देखे, जिसे हमेशा फूलों की तरह रखने का अहद किया था। सुनो लड़की, तुम्हें शाह साई ने बुलाया है। अगले दिन महरोश बीजान का नाश्ता इनके कमरे तक पहुंचाकर किचन में खुद नाश्ता करने की गर्ज से आई तो एक मुलाजमा ने इसे पैगाम पहुंचाया। महरोश डरती हुई अनगंत वहमों में गिरी हुई लाउंज में पहुंची, जहां सामने ही सोफे पर विराजमान मुकद्दम शाह कहवा पीने में मसरूफ था। इस शानदार मर्द को देखकर महरोश का दिल बेख्तियार धड़का था। ये शख्स इसका मोहसन होने के साथ साथ कब इसके दिल का मकीन बना इसे खुद ही खबर नहीं हुई थी। महरोश इस शख्स को देखकर नज़र झुकाए इसके सामने खड़ी हो गई। मुकद्दम शाह ने एक नज़र इस लड़की को देखा जो शहजादियों सा हुस्न रखती थी, मगर इस वक्त इसके सामने हाथ बांधे किसी बांदी की मानद खड़ी थी। बीजान ने जब तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवाया है तो इनके कमरे में ठहरने का क्या जवाज है? छोटी बच्ची हो क्या जो अकेली डरती हो? मैं आज के बाद तुम्हें बीजान के कमरे में सोता हुआ ना देखूं, समझ गई? मुकद्दम शाह की गंभीर भारी आवाज में महरोश की जान हवा कर गई थी। वो इसकी बात पर बमुश्किल सर हिला पाई थी। न जाने इसे कैसे पता चला कि वो बीजान के कमरे में सोती है, क्योंकि इसे डर लगता है। सर क्या हिला रही हो, मुंह में जुबान नहीं है क्या? मुकद्दम शाह ने इसकी खामोशी पर झुंझला कर कांटदार अंदाज में कहा। जी शाह साईं, महरोश ने बुखला कर मैन मनाते हुए कहा तो इसके लबों से शाह साईं सुनकर मुकद्दम शाह इसे देखने पर मजबूर हुआ था। इसे हाथ से जाने का इशारा करते वो अपनी त्वचा कहवे पर मरकूज कर गया। महरोश इसके इशारे पर तेजी से वहां से निकली थी। उसने रूहान सी सूरत बनाए किचन का रुख किया था। इसे वाकई में अकेले में डर लगता था, मगर अब वो इसकी बात तो नहीं टाल सकती थी। यही सब सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। महरोश एक नज़र इस कमरे को देख रही थी जहाँ इसे मुलाजमा छोड़कर गई थी। ये नहायत ही सादा मगर आरामदा कमरा था। कमरे में एक पलंग, सिंगल सोफा और एक दीवारगीर लकड़ी की अलमारी थी। महरोश एक नज़र कमरे का जायजा लेकर पलंग पर बैठ गई थी। वो डर तो रही थी, मगर ये कमरा इसे बहुत पसंद आया था। बचपन से ख्वाहिश थी अपने एक अलग कमरे की, और आज वो ख्वाहिश पूरी होने पर वो बच्चों की तरह खुश होती। हर चीज़ को छू कर यकीन कर रही थी कि ये इसका कमरा है। रात को इसे अकेले सोते हुए थोड़ा डर तो लग रहा था, इसलिए इसने लाइट ऑन रखी थी और साथ ही मुख्तलिफ आयात का विर्द करके खुद पर और कमरे पर दम भी किया था। तब जाकर कहीं इसे कुछ सुकून की नींद आई थी। अगली सुबह वो बीजान के पास जाने के लिए क्वार्टर से निकली थी जब बेख्याली में किसी से टकराती टकराती बची थी। ओह माजरत जी, मैं अपने ध्यान में था, आप ठीक हो? काबल के फिक्रमंद अल्फाज पर महरोश ने सर उठाकर सामने देखा तो सामने वाला इसका चेहरा देखकर मबहूत रह गया। वैसे मेरा नाम बख्शदीन है जी, मेरी अम्मा यहाँ हवेली में काम करती हैं और मैं शाह साईं के घोड़ों की देखभाल करता हूँ। आपका क्या नाम है? आपको पहले तो कभी नहीं देखा। महरोश खामोशी से वहां से जाने लगी तो सामने वाले ने बेख्तियार से पूछ लिया। मैं महरोश हूँ, बीजान की खादमा, कल रात ही इधर शिफ्ट हुई हूँ। महरोश ने एक नज़र इस लड़के को देखकर जवाब दिया जो इसे अपना हम उम्र ही लग रहा था। शक्ल से वो नहायत ही शरीफ और सीधा सा इंसान लग रहा था, इसलिए वो इसे जवाब देने लगी। यहाँ क्या हो रहा है? वो दोनों भी बात कर ही रहे थे कि इसी की करख्त आवाज़ पर वो दोनों चौंक कर सामने मुतवज्जा हुए, जहाँ मुकद्दम शाह अपने जाहो जलाल के साथ कहर भरी निगाहों से इन दोनों को देख रहा था। कुछ नहीं शाह साईं, मैं बस इनका नाम पूछ रहा था।
बख्श ने घबरा कर कहा तो इसकी बात पर ही मुकद्दम शाह को आग लग गई। क्यों, ये तुम्हारी फूफो की बेटी है और तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? फौरन अस्पताल पहुँचो। आज जीनू छुट्टी पर है, इसका काम भी तुम्हें संभालना है। मुझे आज के बाद यूं आवारागर्दियां करते नजर ना आओ। अब दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मुकद्दम शाह ने कहरबार अंदाज में कहा तो बख्श बेचारा घबरा कर फौरन वहां से रुफू चक्कर हो गया। और तुम्हें यहाँ बेजान के लिए लाया हूँ, रिश्तेदारियां निभाने नहीं। बेहतर होगा अपने काम से काम रखो, इधर उधर होता ना देखो मैं तुम्हें। मुकद्दम शाह ने अब घबराई हुई महरोश को झटका तो वो बेचारी भी घबरा कर अंदर की जाने बढ़ गई, जबकि मुकद्दम शाह वहीं खड़ा खुद को एक अनदेखी आग में जलता हुआ महसूस कर रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे, मगर क्यों? अपनी इस कैफियत की वजह वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, या शायद वो समझना नहीं चाहता था। इसे भला क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़की किसी से भी बात करे, किसी से भी ताल्लुक बनाए। वो तो एक तवाइफ थी, एक मामूली सी लड़की जिसकी कोई हैसियत ना थी मुकद्दम शाह की नज़र में। इसने तो इसकी मदद भी हमदर्दी और तरस खाकर की थी। इसकी ज़िंदगी में तो मोहब्बत, हसद और रकाबत जैसे जज्बे सिर्फ और सिर्फ मियां मन्नू से मंसूब थे। वो अनापरस्त शहजादा था जो झुकना नहीं जानता था। एक तवाइफ ज़ादी के मुतालिक सोचने के लिए भी इसे झुकना पड़ता, और झुकना इसे गवारा नहीं था। महरोश अब दोबारा से बीजान के पास सोने लगी थी। इस शख्स ने खुद ही इसे इधर सोने की इजाज़त दे दी थी, बल्कि इसके लिए कालीन पर ही एक मैट्रेस बिछा दिया गया था। वो मगरूर शहजादा ये मानने के लिए तैयार ही ना था कि वो इसे ज़मीन पर सोता नहीं देख सकता था, और ना ही वो ये मान रहा था कि वो इसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपने गुरूर और अना को बुलंद रखने के लिए इसके पास ऐसे हज़ारों जवाब थे जिनसे वो खुद को ही झुठला देता था। महरोश, जो कि पहले वहाँ जाने से डर रही थी, अब वो यहाँ आकर अफसुर्दा थी। इसलिए वो छोटा सा सीलन ज़दा कमरा बेहद पसंद आया था। वो इसका अपना कमरा था जहाँ वो कुछ भी कर सकती थी, मगर इसका अब इधर जाना मना हो गया था, जिस पर वो बस रो ही सकी थी। ये जान अलबत्ता ये सब खामोशी से देख रही थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। देखते ही देखते महरोश को यहाँ पर 3 माह हो गए थे। वो हवेली के अंदर ही रहती थी। बीजान ने हवेली के अंदर ही एक पुराना स्टोर रूम खाली करवा कि इसके लिए एक पलंग और लोहे की अलमारी रखवाकर वो इसका कमरा बना दिया था, जिस पर वो बेहद खुश हो गई थी। मुकद्दम शाह ने सख्ती से मना किया था कि इसे सर्वेंट क्वार्टर में नहीं भेजना, बल्कि इसका हवेली से बाहर जाना ही मना है। मुकद्दम शाह से इस सब के दौरान इसका 2 से 3 बार ही सामना हुआ था। महरोश को इसे कहीं देख कर ही इधर उधर हो जाती थी। इस शख्स से इसे न जाने क्यों खौफ आता था, लेकिन ये भी सच था कि इस डर, खौफ और अपनी हैसियत जानते हुए भी इसका दिल इस मगरूर शहजादे का असीर था, जो इसकी पहुँच और औकात से बाहर था। वो जानती थी कि वो शख्स आसमान पर चमकता चांद है और वो ज़मीन पर पड़ा ज़र्रा। वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, मगर वो अपने दिल का क्या करती, जो इस शहजादे को चाहने पर बाजिद था। दूसरी जानब मुकद्दम शाह अपने गुरूर और घमंड में चूर, अपने दिल में पिनते जज्बात को मानने से ही इनकारी था। ये बात मानना इसकी तौहीन थी कि इसका दिल एक तवाइफ ज़ादी के लिए नरम पड़ रहा है। अपने ही जज्बात से नज़रें चुरा कर वो एक अनदेखी अजियत का शिकार हो रहा था। अपनी इस कैफियत से वो अब खुद ही झुंझलाने लगा था। रक्त मिजाज तो वो पहले ही था, मगर अब तो ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क जाता था। इसके मुलाज़िम अब इससे मुखातब करते हुए भी खौफ खाते थे। मुलाज़िमों से महरोश भी इसके ग़ज़ब गज़ब के किस्से सुन चुकी थी, जिसके बाद वो मज़ीद इस शख्स से खौफज़दा होकर इसके सामने आने से मुकम्मल गुरेज़ बरतती थी। इस बात से अनजान कि वो शख्स इसके नज़र न आने पर मज़ीद आग बबूला हो जाता था, मगर ये मानना इसकी शान के ख़िलाफ़ था। देखते ही देखते 1 साल गुज़र गया था। महरोश यहाँ पर बहुत ही मुतमईन थी, क्योंकि यहाँ इसकी इज़्ज़त व जान महफूज थी। इस हवेली में मर्दों का दाखिला ममनू था और बाहर वो जाती ही नहीं थी। हवेली का वाहिद मर्द सिर्फ मुकद्दम शाह था। इसके वालिद और दादा का चंद साल पहले ही इंतकाल हो गया था। इसका एक चचा था जो कि अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ वहीं मुकीम था, और एक चचा की कुछ साल पहले ही वफात हो गई थी, जिनकी बीवी और बेटी यहीं हवेली में ही रहती थी। महरोश को एक पुरानी मुलाजमा से पता चला था कि इनकी एक फूफो भी थी, जो कि 12 साल पहले एक हादसे का शिकार हो गई थी, जिनमें वो और इनकी इकलौती बेटी मिन्हा जाँ बहक हो गई थी।
मुकदम शाह से इस दौरान इसका सामना ना होने के बराबर ही था। वो भी आम दिनों जैसा ही एक दिन था। वो बीजान के कमरे में की जानब आई तो अंदर से आती रुखसार बेगम की आवाज़ पर इसके कदम रुके थे। वो बीजान से दुआ की शादी की बात कर रही थी कि इसकी उम्र हो गई है और बीजान इनकी बेटी के लिए मुकदम शाह से बात करें। आखिर को वो मुकदम शाह की चचाजाद थी और इनके यहाँ ख़ानदान में ही शादी का रिवाज था। वो तो न जाने कब से अपनी बेटी के लिए मुकदम शाह को सोचे हुए थी। दुआ भी मुकदम को पहले तो बहुत पसंद करती थी, मगर अब इसकी हद से ज़्यादा हुस्सील तबीयत के बायस वो इससे कुछ बदजन हो गई थी। रुखसार बेगम ने इसे झपट कर खामोश करवा दिया था। इससे पहले कि इनकी बेटी कोई मसला खड़ा करे, वो अब इस रिश्ते को बाकायदा कोई नाम देना चाहती थी। महारोश इनकी बातें सुनकर अपने सीने पर हाथ रखती भाग कर अपने कमरे की जानब बढ़ी थी, जब अचानक सामने से आते मुकदम शाह से टकरा गई। माजरत शाह साईं। महारोश, जो हर बार इससे सामने पर निगाह भरकर इस खूबरू मर्द को देखती थी, आज निगाह झुकाए हुए भीगी आवाज़ में बोलकर वहाँ से निकलना चाहा, मगर मुकदम शाह इसकी आवाज़ में नमी और इसका झुका सर महसूस करते न जाने किस एहसास के तहत अपना हाथ इसके राह में हायल करता इससे रोक गया था। इसके अचानक यूँ रोकने पर महारोश ने निगाह उठाकर इसे देखा तो इसकी खूबसूरत आंखों में तैरते आंसू देखकर मुकदम शाह का दिल बेख्तियार धड़का था। कोई काम था आपको शाह साईं? महारोश ने बमुश्किल अपने आंसुओं को झलकने से रोकते हुए फिर से सर झुकाकर पूछा तो मुकदम शाह कुछ बोल ही न पाया। इसकी आंखों में ठहरे आंसू इसे बेचैन कर गए थे। वो इससे इनकी वजह पूछना चाहता था, मगर इसके लिए इसे अपनी अना झुकानी पड़ती और वो ये नहीं कर सकता था। आपको कोई काम नहीं तो क्या मैं जाऊँ शाह साईं? महारोश ने इसकी मुसलसल खामोशी पर मध्यम आवाज़ में पूछा। इसे लग रहा था वो किसी भी वक्त रो देगी। इस शख्स का यूं बिला वजह रोकना भी इसे एहसास दिला रहा था कि इसकी क्या औकात है। मुकाबल की नज़रों में इसका दिल मज़ीद भारी हो रहा था। वो बस कहीं छुप कर रोना चाहती थी। इसकी नम आवाज़ पर मुकदम शाह ने बमुश्किल मुट्ठियाँ भींच कर खुद पर काबू पाकर इसे रास्ता दिया तो वह जल्दी से वहाँ से निकल गई। मुकाबल बस इसकी आंखों से इसकी पुश्त को देखता रह गया, जहाँ तक वो नज़रों से ओझल हो गई। वो जानना चाहता था कि वो क्यों रोने वाली हो रही है, क्या कुछ हुआ है इससे या किसी ने कुछ कहा है, मगर खुद इससे या किसी और से मामूल के मुतालिक पूछना भी इसकी शान के खिलाफ है। इसलिए इससे अनदेखी आग में खुद को झुलसता महसूस छोड़कर वो आगे बढ़ गया। इसे सबका गुस्सा यकीनन किसी न किसी पर कहर की सूरत में निकलना था, मगर इसे सुकून मुयस्सर फिर भी नहीं आने वाला था। महारोश अपने छोटे से कमरे में आती है, दरवाज़ा बंद करती वहीं पर ज़मीन पर बैठकर फूट कर रोने लगी थी। वो शुरू दिन से जानती थी कि ये शख्स इसकी पहुँच से बाहर है, मगर फिर भी न जाने क्यों ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो किसी और का हो जाएगा वो इसका नहीं हो सकता, ये तो मान लिया था दिल ने, मगर किसी और का हो जाएगा ये दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो न जानती थी कि ये रास्ता खारदार है, इससे सेम हैसियत के कुछ नहीं, मगर फिर भी इसका दिल इस राह का मुसाफिर बन बैठा था। इसे सुबह से शाम हो गई थी रोते हुए, मगर दिल का दर्द था कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। मुलाजमा के बुलावे पर वह मुश्किल खुद को संभाल कर आंसू ज़ब्त करती कमरे से निकल कर बाहर लॉन्ज में आ गई, जहाँ बाकी तमाम मुलाजमाएँ भी जमा थीं। वो भी इन सब के साथ कतार में सर झुकाकर खड़ी हो गई। सामने ही वो सितमगर पूरी शान से सोफे पर विराजमान लापरवाही से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। बीजान और रुखसार बेगम भी वहीं पर मौजूद थीं। दुआ शायद अपने कमरे में थी। बीजान और रुखसार बेगम दोनों ही काफ़ी खुश मालूम हो रही थी। तमाम मुलाजमाओं में तोहफ़े तकसीम किए जा रहे थे। बहुत अरसे बाद इनकी हवेली में कोई खुशी आई थी। मुकदम शाह ने एक निगाह उठाकर सामने डाली तो हमेशा की तरह इसकी नज़र ठहर गई थी। सामने ही वो मुलाजमा की मानद सर झुकाए खड़ी थी। इसने लब भींच लिए थे। दिल में कुछ बुरी तरह चुभा था, मगर वो मुलाजमा ही तो थी, यही इसका मुकाम था। मुकदम शाह ने संग दिली से गोया अपने ही तड़पते दिल पर पाँव रखा था। निगाह इसकी सुर्ख होती नाक और रुखसार पर पड़ी तो मुकाबल की बेचैनी में इजाफा हुआ था। क्या वो रोती रही थी या इसकी तबीयत खराब थी? इसका दिल न चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हुआ था, जबकि महरोश का मासूम दिल डूब कर उभरा था। यकीनन मुकदम शाह ने इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी थी। इसने यूं ही एक चोर निगाह उठाकर इस खूबरू मर्द को देखा था जो इसी की जानब मतवज्जा था। यूं अचानक निगाह मिलने पर महरोश ने हड़बड़ाकर निगाह झुकाई थी, जबकि इसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें देखकर मुकदम शाह के रगे तन गए थे। वो बमुश्किल खुद पर जब्त करता पहलू बदल गया था। तोहफ़े तकसीम करके इन सबको वहाँ से जाने का अंदिया दिया गया था। सबसे पहले महरोश ही भागने के अंदाज में वहाँ से
निकली थी। मुकद्दम शाह ने धुआं धुआं होते दिल और तने हुए नक्कुश के साथ इसे वहां से गुम होते देखता रहा था। हवेली में मंगनी की तैयारियां उरूज पर थीं। मुकद्दम शाह के हाँ करते ही पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। घर के मकीन से लेकर मुलाजमाओं तक सब ही बेहद खुश थे, जबकि मुकद्दम शाह इस रिश्ते के लिए इकरार करके अपनी बेचैनी में मजीद इजाफा कर गया था। बीजान ने जब इससे जिक्र किया तो इनके इल्तिजाई अंदाज पर वो चाह कर भी इन्हें मना नहीं कर पाया था। फिर शादी तो एक ना एक दिन करनी ही थी। इसने सोचा था कि मिन्हा नहीं तो कोई नहीं, मगर अब शायद वो अपने दिल की बेचैन कैफियत से फरार चाहता था, जो शायद इस रिश्ते से मुमकिन हो। और दुआ इसकी मरहूम चचा की बेटी थी, सैयद खानदान की बेटी। वो मुकद्दम शाह के शान शान थी और शायद इससे शादी करके वो इन अजीबो गरीब जज्बात और बेचैनियों से भी सुकून पा जाता है। इसलिए इसने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। बीजान ने अगले हफ्ते ही मंगनी की तकरीब रख ली थी। दुआ को भी रुखसार बेगम ने समझा बुझाकर राजी कर लिया था। सब कुछ ठीक जा रहा था, सभी खुश थे सिवाय दो अफराद के। एक महरोश, जो इस सब से हर गुजरते दिन के साथ अपने दिल को मुर्दा महसूस कर रही थी, और दूसरा मुकद्दम शाह, जो इस फैसले के बाद मजीद बेसुकून हो गया था। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया था। आज मुकद्दम शाह और दुआ की मंगनी की तकरीब थी, जो नहायत ही वसी पैमाने पर मुनक्कद की गई थी। पूरी हवेली को नहायत खूबसूरती से सजाया गया था। हवेली में सुबह से ही अफरा तफरी मची हुई थी। सब ही तैयारियों में मसरूफ इधर से उधर भागते फिर रहे थे। दुआ को तैयार करने के लिए शहर से ब्यूटिशियन बुलवाई गई थी, जबकि मुकद्दम शाह अब खुद ही इस सब से बेजार सा डेरे पर बैठा सिगरेट के धुएं से अपना दिल जला रहा था। भला आखिर मंगनी का वक्त हुआ तो मुकद्दम शाह को ना चाहते हुए भी हवेली आना पड़ा था। वो बेदिली से स्याह कुर्ते शलवार में अपने बारोब शख्सियत के साथ हवेली के लॉन में खूबसूरती से सजाए गए स्टेज पर रखे सोफे पर बैठा था। कुछ ही देर में दुआ को लाकर इसके साथ ही सोफे पर इससे कुछ फासले पर बिठाया गया, तो वो पहलू बदल कर रह गया था। एक निगाह अपने साथ सजी संवरी दुआ पर डालकर वो निगाह फेर गया था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर मुकद्दम शाह के दिल को फिर भी ना भा सकी थी। वो यूं ही बेजार सा वहां आने वाली चंद बुजुर्ग खवातीन से मिल रहा था। यहाँ खवातीन ही थी, मर्द हजरात का दाखिला मना था। मुकद्दम शाह भी मंगनी की रस्म अदा होने के बाद यहाँ से उठकर डेरे पर जाने वाला था, जहाँ नहायत शानदार दावत का एहतमाम किया गया था। यूं ही निगाह घुमाते मुकद्दम शाह की निगाह एक मंजर पर आकर हमेशा की तरह ठहर गई थी। वह खूबसूरत से वाइट गरारे और गुलाबी नफीस से काम वाली कुर्ती में मलबूस, सर पर दुपट्टा लिए, मेकअप से पाक चेहरे के साथ सुगवार सी हमेशा की तरह मुकद्दम शाह की निगाहों का मरकज बन गई थी। ये लिबास आज की तकरीब के लिए इसे बीजान ने ही दिया था, जो इसने नहायत बेदिली से जेबतन किया था। वो बगैर किसी बनाव सिंगार के भी इस लिबास में चांद की मानद चमक रही थी। चेहरे की सोगवारियत इसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। रुखसार बेगम के इशारे पर अब वो इनके पास खड़ी इनकी बात सुनकर सर हिला रही थी। जब से मंगनी तय हुई थी तब से रुखसार बेगम का रवैया महरोश के साथ भी काफ़ी बेहतर हो गया था, और दुआ ने तो शुरू में इसे थोड़ा बहुत तंग किया था, मगर फिर इसका रवैया आस्ता आस्ता नॉर्मल हो गया। मुकद्दम शाह को न जाने क्यों वो बुझी बुझी सी लग रही थी। इसे लॉन के बाएं जानब जाता देखकर मुकद्दम शाह के माथे पर बल पड़े थे। वो इस तरफ क्या करने जा रही थी? लॉन के इस जानब पर्दे का इंतजाम नहीं था। सामने बने झरोके के इस जानब मुलाजम मौजूद थे। वो अब इस झरोके के पास जाकर रुक गई थी। तभी किसी ने झरोके से हल्का सा झांक कर इसे एक टोकरी पकड़ाई थी। मुकद्दम शाह ने गौर किया तो इसके खून में शरारे दौड़े थे। वो कोई और नहीं बख्श था। महरोश ने टोकरी पकड़कर इसके किसी बात पर जरा सा मुस्कुरा कर सर हिलाया था। बख्श वहां से जा चुका था, और महरोश वो टोकरी पकड़कर, जिसमें शायद फूल थे, अब रुखसार बेगम की जानब बढ़ गई थी। लेकिन ये मंजर मुकद्दम शाह को गुस्से से पागल कर गया था। आखिर इस बख्श ने ऐसा क्या कहा था इससे, और वो बेवकूफ़ लड़की आखिर इस जानब गई ही क्यों थी? क्या बाकी मुलाजमाएं मर गई थीं जो इसे किसी मर्द से सामान लेने के लिए भेजा था? मुकद्दम शाह जो को गैज़ो गज़ब से अपना दिमाग की रगें फड़कती महसूस हो रही थी। वो गुस्से से पागल होता वहां से उठने लगा था, जब बीजान ने इसे कंधे पर हाथ रखकर इसे अपनी जाने मतवज्जा किया था। वो बीजान की वजह से बमुश्किल खुद को बाज रखता इनकी जान मतवज्जा हुआ। जो अंगूठी इनके सामने करते
पहनाने का इशारा कर रही थी। मुकद्दम शाह ने किसी तरह खुद को काबू कर दुआ को अंगूठी पहनाई थी। जो ये वही जानता था। मुकद्दम शाह की अंगूठी रुखसार बेगम ने पहनाई थी। रस्म होते ही मुकद्दम शाह की खूंखार निगाहों ने इस लड़की को ढूंढना चाहा, मगर वो कहीं नजर नहीं आई थी। इसका नजरों से ओझल हो जाना इसे मजीद गजबनाक कर गया था। वो वहां से उठकर निकलता चला गया। इसे लग रहा था कि अगर वो वहां बैठा तो न जाने क्या कर बैठेगा। वो शायद अंदर हवेली में चली गई थी और हवेली में ठहरी मेहमान खवातीन की वजह से वो फिलहाल अंदर नहीं जा सकता था। इसका इरादा बाहर जाकर बख्श की दुर्गत बनाने का था, मगर बख्श की किस्मत अच्छी थी। वो फूल देकर डेरे की जानब चला गया था, जिस पर मुकद्दम दांत पीस कर रह गया था। वो इस वक्त इस कदर गुस्से में था कि डेरे पर जाने की बजाय गाड़ी लेकर कहीं और निकल गया था। जितना वो गुस्से में था, इसे डर था कहीं मेहमानों से ही ना उलझ बैठे। वो खुद को पुरस्कून करने की गरज से कुछ देर अकेला रहना चाहता था। महरोश ज्यादा देर तक वहां ठहर नहीं पाई थी। वो रस्म से पहले ही तबीयत खराब का बहाना बनाकर रुखसार बेगम से इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गई थी, ताकि वो कुछ देर रो कर अपना दिल हल्का कर सके। इस सितमगर को अपनी आंखों के सामने किसी और का होते देखना बड़ा ही तकलीफदा था, मगर ये तकलीफ वो रास्ता इसने खुद अपने लिए चुना था। मंगनी खैर खैरियत से गुजर गई थी, जबकि इस मंगनी के बाद मुकद्दम शाह मजीद बेसुकून और बेचैन हो गया था। इसलिए मंगनी के अगले ही दिन वो अपना जहन बटाने की खातिर दोस्तों के साथ शिकार के लिए निकल गया था। महरोश भी इस मंगनी के बाद चुप चुप सी रहने लगी थी। बोलती तो वो पहले भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब तो जैसे हर वक्त ही गुमसुम सी किसी सोच में खोई रहती थी। मंगनी के बाद से इसकी आंखें ज्यादातर नम ही रहती थीं, जैसे कोई अनजाना सा दर्द ठहर गया हो इसकी आंखों में। वो भी इसी तरह एक उदास सी शाम थी। मुकद्दम शाह को गए 4 रोज हो गए थे जब बीजान ने अचानक इस पर ऐसा इंकशाफ किया जो इसे साकत कर गया। रुबीना हवेली की मुलाजमा ने महरोश का हाथ मांगा था अपने बेटे बख्श के लिए। वो अपने बेटे की जिद पर बीजान के सामने महरोश के लिए हाथ फैला गई थी। महरोश तो वैसे भी बहुत ही मासूम और खामोश सी लड़की थी, फिर थी भी इतनी खूबसूरत। रुबीना को अपने बेटे की पसंद दिलो जान से पसंद आई थी, इसलिए तो फौरन बीजान से इसके मुतालिक बात की थी। बीजान ने महरोश से पूछकर जवाब देने का कहा था, और अब जब वो महरोश से पूछ रही थी तो महरोश साकत सी इन्हें देख लगी, जो इसे निकाह के फ़ायदे बताकर शायद कायल करना चाहती थी। मगर वो अपने दिल का क्या करती जो किसी और का असीर था। इस दिल ने तो कभी इस शख्स के सिवा किसी को सोचा ही ना था। वो कितनी ही देर गुमसुम सी भारी होते दिल के साथ इन्हें देखने लगी। बीजान ने इसे सोच समझ कर सुबह जवाब देने का बोला था। वो सारी रात अजीबोगरीब सी कैफियत का शिकार रही थी। दिल किसी और के तसव्वुर से कांप जाता था, मगर हकीकत से मुंह मोड़ना भी बेवकूफ़ी थी। वो शख्स इस जिंदगी में किसी तौर इसका नहीं हो सकता था। फिर वो अपने लिए हमसफर चुन चुका था। इस शख्स को किसी और के साथ देखना किस कदर अजियतनाक है, ये वो इन इन कुछ ही दिनों में जान गई थी। वो तमाम उम्र इस हवेली में रहकर इसे किसी और के साथ खुश नहीं देख पाएगी। इससे बेहतर था कि शादी कर लेती। कम अज कम इस शख्स से दूर रहकर इस अजियत से तो बच जाएगी। इसने फैसला कर लिया था। अगली सुबह इसने बीजान को हाँ में जवाब दिया तो बीजान बहुत खुश हुई थी। उन्होंने 1 हफ्ते बाद ही इसका सादगी से निकाह रख दिया था। अब जब वो मान चुकी थी तो वह इस बिन माँ बाप की बच्ची को सादगी से जल्द अज जल्द अपने घर का होते देखना चाहती थी। वैसे भी मुकद्दम शाह ने इसकी सारी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी थी, और इन्होंने बहुत सोच समझकर इसके लिए यह फैसला किया था। शाह घर के मुलाजमों को कोई ख़ास अहमियत नहीं देता था। वो बड़ा ही अनापरस्त इंसान था, इसलिए बीजान को यकीन था कि इसे इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने खुद ही मुलाजमों के ज़रिए तमाम इंतजामात मुकम्मल करवा लिए थे। वो दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी अपना अक्स देख रही थी। आज आखिर इसकी शादी का दिन आ गया था। कुछ ही देर में इसका निकाह था, मगर इसका दिल बिल्कुल खाली और जज्बात से आरी मालूम हो रहा था। इस कम कीमत सुर्ख अरूसी लिबास में भी वो किसी रियासत की शहजादी लग रही थी। ये लिबास इसकी सास बड़े चाव से इसके लिए लाई थी। गांव से ही एक लड़की आकर इसका मेकअप कर गई थी, जिससे इसके तीखे नैनो-नकुश मजीद कातिल बन गए थे। बीजान ने हवेली में ही इसके निकाह की सादा सी तकरीब रखी थी। वो यहीं से रुखसत होकर अपने ससुराल जाने वाली थी। मुकद्दम शाह काफ़ी दिनों बाद हवेली वापस आया तो हवेली में गैर मामूली सी चहल पहल महसूस करके चौंका था। शायद हवेली में कोई तकरीब थी। वो सर झटक कर अपनी जीप
कार पोर्च में खड़ी करता वो गुरूर से नीचे उतरा था। हवेली के हाथे में ही इसे सामने से बख्श आता दिखाई दिया था, जिसको देख कर ही मुकद्दम शाह की रगें तन गई थी। वो दोस्तों की फरमाइश और कुछ अपने दिल की कैफियत में उलझा वो उजलत में ही शिकार के लिए निकल गया था, इसलिए बख्श इस दिन इसके हाथों बच गया था। बख्श सफ़ेद कुर्ती, कड़कती हुई शलवार कमीज में स्याह वॉस्कर पहने शर्माया शर्माया सा हाथ में मिठाई लिए भाग कर मुकद्दम शाह की तरफ आया था। मुकद्दम शाह जो इसे झाड़ने का इरादा रखता था, वो अब हैरत से इसकी तैयारी नोट करने लगा। सलाम शाह साईं, बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं आप। आज मेरी शादी है, मुंह मीठा करें। बख्श ने जरा लिजा कर मुकद्दम शाह को मिठाई पेश की तो मुकद्दम शाह ने आबरू झुकाकर इसे देखा। इसकी शादी का सुनकर वो कुछ पुरस्कून हुआ था। हम नहीं शुक्रिया, मुबारक हो तुम्हें। आने वाले वक्त से अनजान मुकद्दम शाह ने मिठाई खाने से इनकार करते हुए इसे मुबारकबाद देकर वॉलेट से पैसे निकालकर बख्श के हाथ में रखे थे। महरोश बीबी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुकद्दम शाह ने जैसे ही हवेली के लाउंज में कदम रखे, लाउंज में गूंजती काजी साहब की आवाज़ इसके कदमों तले से ज़मीन खींच गई थी। सामने ही सोफे पर काजी साहब के साथ बख्श के वालिद और दो मजीद लोग खड़े थे। दरमियान में पर्दा हायल था और पर्दे के इस पार ख़वातीन और दुल्हन बैठी थी। मुकद्दम शाह चंद कदमों के फासला तय करता तेज़ी से पर्दे के दूसरी जानब आया था। सामने का मंजर देखकर मुकद्दम शाह को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। वो नाज़ीन किसी और के लिए सजी संवरी दुल्हन बनी बैठी थी। कबूल। महरोश ने एक गीली सांस लेकर कबूल है बोलना चाहा, जब किसी की गरजदार आवाज़ इस पर बिजली बनकर गिरती इसे साकन कर गई थी। ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? मुकद्दम शाह की गरजती आवाज़ पर पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया था, जबकि मुकद्दम शाह को ऐसा लग रहा था कि इसके वजूद पर किसी ने खोलता हुआ लावा अंडेल दिया हो। इस कदर तकलीफ इसने ज़िंदगी में शायद ही कभी महसूस की हो। महरोश के लबों से निकलता वो अधूरा सा लफ्ज़ जैसे इसकी रूह खींच गया था। वो अपनी पूरी शिद्दत से चीखा था कि गले में खराशें पड़ गई थीं। इसकी छंगारती आवाज़ हवेली के दरो भाम हिला गई थी। वो सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर इसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो क्या हो जाता। इसका दिल पहली बार किसी को खो देने के खौफ से ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी सीने से निकल आएगा। मुकद्दम बच्चे, क्या हुआ? क्या हो गया? निकाह की सुन्नत अदा की जा रही है। बीजा ने चंद पल की खामोशी के बाद लंब कुशाई की थी। कैसा निकाह? किसका निकाह? किसकी इजाज़त से हो रहा है ये निकाह? बीजान के अल्फाज पर मुकद्दम शाह दहाड़ा था। ये पहली बार हुआ था कि बीजान के सामने इसकी आवाज़ बुलंद हुई थी। वो जैसे अपना आपा खो रहा था। मेरी इजाज़त से और महरोश की मर्ज़ी से हो रहा है ये निकाह। बख्श की वालिदा ने मुझसे रिश्ता मांगा और मैंने इसकी सरपरस्त होने की हैसियत से महरोश से इसकी रजामंदी जानकर इनका निकाह तय कर दिया। इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? बीजान की संजीदगी से इसके तेवर देख कर इस्तफसार किया। महरोश तो इसकी मौजूदगी पर ही दम साधे बैठी थी। इसकी मर्जी तो इसे बहुत शौक चढ़ा है निकाह का। मैं आज इसका शौक पूरा कर देता हूँ। काजी साहब निकाह पढ़ाएं। दूल्हे का नाम सैयद मुकद्दम शाह लिखिएगा। मुकद्दम शाह के पाठदार आवाज़ पर सब साकत हो गए थे। इसका अंदाज देकर सब ही दम साध गए। बीजा ने कुछ कहना चाहा, मगर मुकद्दम शाह ने दो टोक अंदाज में इन्हें खामोश करा दिया। दिनों बाबा, आज के बाद आपका बेटा मुझे हवेली के आसपास भी नजर ना आए, वरना आप अपना बेटा खो देंगे। निकाह होने के बाद मुकद्दम शाह ने दो टोक अंदाज में बख्श के वालिद को धमकाया तो वो बेचारे सर हिलाकर वहाँ से निकल गए। रुखसार बेगम जब इस सब की खबर हुई तो इन्होंने खूब तमाशा किया, मगर मुकद्दम शाह के सामने बोलने की हिम्मत इनमें भी नहीं थी। और दुआ तो पहले ही इस रिश्ते पर माँ के दबाव के सबब राजी हुई थी। इसने तो ये सुन कर सुकून का सांस लिया था। मुकद्दम शाह निकाह होते ही दुल्हन बनी बैठी महरोश को बाजू से खींचकर अपने कमरे में लाया था। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए इसे बेड पर धकेल गया था। महरोश ने सहम कर उठना चाहा, मगर मुकद्दम शाह इस पर झुकता इसे अपने हसार में कैद कर गया था। महरोश जो कि पहले ही यूं अचानक बदलते हालात पर इनगिश्त बद्दुआ थी, मुकद्दम शाह की अचानक गुर्बत पर वो मरने वाली हो गई थी। तुम्हें बहुत शौक चढ़ा था इस बख्श से निकाह करने का। आखिर ऐसा क्या है इसकी इस कमीन में जो तुमने इसका इंतखाब किया? मुकद्दम शाह के लहजे में आग थी जो महरोश को झुलसाती हुई महसूस हुई थी। बोलो, ज़ुबान क्यों बंद है? अब अफसोस हो रहा है क्या? बख्श से निकाह ना होने पर मैंने तुम्हें ख़रीदा, तुम्हें अपने घर में पनाह दी और तुम इस
बख्श से निकाह करके अपनी जान छुड़वाना चाह रही थी? क्या भूल गई थी कि तुम मुकद्दम शाह की मलकियत हो? तुम्हें मुकद्दम शाह ने खरीदा है। मेरे पीठ पीछे ऐसा खेल रचाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मुकद्दम शाह गुस्से से पागल हो रहा था। अगर वो आज ना आता या इसे ज़रा भी देर हो जाती तो वो किसी और की हो जाती। ये बात इसे आरे की मानत काट रही थी। वो इसका जबड़ा दबोचे कहरबार निगाहों से इसे देख रहा था, जबकि इसके खतरनाक अंदाज पर महरोज की जान निकल रही थी। वो सांस रोके खौफजदा सी इस शख्स को देख रही थी। इसको सांस रोके बेजान होता देख कर मुकद्दम शाह इससे दूर होता बेड से उतरा था। इसकी दूर होते ही महरोज ने अपनी सांसें बहाल की थी। मुकद्दम शाह ने ड्रेसिंग टेबल के पास आते जोर से अपना हाथ मारकर तमाम सामान ज़मीन बोस किया था। इसके महंगे तरीन परफ्यूम ज़मीन बोस हुए थे। मुकद्दम शाह का गुस्सा किसी तौर काबू नहीं आ रहा था। जब वो साइड लैप उठा सामने पड़ी क्रिस्टल टेबल पर मार चुका था। तमाम डेकोरेशन पीसेस दीवार में मारते वो चीखता हुआ कोई पागल मालूम हो रहा था। महरोश सहमी हुई निगाहों से खुद में सिमटी आंखें फैलाए इसका पागलपन देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी से निकाह करने की, सोचने की भी? मुकद्दम शाह का गुस्सा जब किसी सूरत काबू ना हुआ तो वो फिर इसकी तरफ आता दहाड़ा था। आपने भी तो मंगनी की थी, मैं भी तो बस निकाह कर रही थी, कोई गुनाह तो नहीं करने जा रही थी। न जाने कैसे महरोज के लबों से बेख्तियार निकला था। इसकी बातें महरोज को तकलीफ दे रही थी। मुकाबल को एहसास भी नहीं था कि गुस्से में वो इस मासूम का दिल दुखा रहा है। मैं मंगनी करूँ या शादी? तुम्हें किसने हक दिया मेरे मुकाबले आने का? तुम हो क्या आखिर? तुम्हारी औकात क्या है? और मैंने सिर्फ मंगनी नहीं की बल्कि बहुत जल्द शादी भी करूँगा। तुम जैसी लड़की दुनिया के सामने कभी मेरी बीवी नहीं कहलाएगी। दुनिया के सामने तो मैं अपने ख़ानदान की लड़की से ही शादी करूँगा। मुकद्दम शाह के शफ़ाक अंदाज पर महरोश साकत सी इस जालिम शख्स को देखने लगी जिसे इसने दिल की सबसे ऊंची मसंद पर बिठाया था। फ़ोन की बेल पर मुकद्दम शाह ने गुस्से से मोबाइल निकाल कर दीवार पर मारना चाहा, मगर नंबर देकर रुक गया। इसने फ़ौरन मोबाइल कान से लगाया। दूसरी जानब से मिलने वाली इत्तला पर वह सब कुछ भूलता तेज़ी से वहाँ से निकला था। इस जालिम शख्स के निकलते ही वो भी मरे मरे कदमों से इस आलीशान कमरे से निकल आई थी। इसके नंगे पाँव फर्श पर बिखरे कांच से जख्मी हो गए थे, मगर इसे इस वक्त होश ही कहाँ था। मुकाबल के अंदाज और बातों ने इसकी हैसियत और औकात अच्छे से वाज़िया कर दी थी। इस शख्स ने इससे निकाह भी यकीनन इसे यहाँ कैद करने के लिए किया था। वो शख्स शायद इसे तमाम उम्र इस हवेली में गुलाम बनाकर रखने के लिए लाया था। इसलिए तो इसके निकाह पर इतना तमाशा बनाकर आखिर में इसे हमेशा के लिए कैद करने की खातिर इससे निकाह कर लिया। वो इस वक्त नहायत टूटी बिखरी हालत में थी। मुकाबल की बातों के बाद वो खुद को नहायत हकीर समझने लगी थी। इसका जहन पूरी तरह मनफी सोचों की जगह बना हुआ था। वो शायद अब कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रही थी। हवेली में हुआ हू का आलम था जब शायद सब लोग अपने अपने कमरों में बंद थे। वो भी बेजान सी अपने पुराने कमरे की जानब आई। दरवाज़ा अंदर से बंद करती वो वहीं ज़मीन पर ढह गई थी। मुकद्दम शाह को इसके एक दोस्त का फ़ोन आया था जो कि एसपी था और इसकी फूफो के साथ हुए हादसे के केस पर काम कर रहा था। मुकद्दम शाह को न जाने क्यों लगता था कि इनकी फूफो की मौत एक साजिश थी। क्या बात है शाकर, कुछ पता चला क्या? मुकद्दम शाह इसके पास पहुंचकर बेचैनी से बोला, हाँ मुकद्दम, तुम्हारी फूफो की मौत तो हादसाती ही थी, मगर इसके केस में कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि गाड़ी ब्लास्ट होने की वजह से किसी की लाश तक बरामद नहीं हुई थी, लेकिन हादसे के बाद ही बने एक मार्ट की सीसीटीवी कैमरे से पता चलता है कि गाड़ी के ब्लास्ट होने से कुछ देर पहले ही एक खतून ने गाड़ी में से बच्ची निकाल ली थी। इसका मतलब है कि तुम्हारी फूफो की बेटी जिंदा है। इस औरत की शिनाख्त निकलवाने पर पता चला कि वो एक तवाइफ थी जो किसी कोठे पर रहती है। ये इस कोठे का एड्रेस है और इस तवाइफ का नाम हसीना बाई है। शाकर ने तमाम तफसीलात मुकद्दम शाह के सामने रखी तो मुकद्दम शाह सब जानकर साकत हो गया। वो फ़ौरन मतलूबा एड्रेस पर पहुंचा। ये वही कोठा था जहां वो पहले भी आया था। कोठे की मालकिन से हुस्ना बाई के बारे में पूछा तो पता चला कि वो मर गई है, मगर जिस लड़की को वो कहीं से उठा कर लाई थी वो कोई और नहीं, महरोश ही थी। ये एक ऐसा इंकशाफ था जो मुकद्दम शाह को साकत कर गया था। महरोश ही इसकी मिन्हा थी। शायद यही वजह थी कि वो इसे देख कर निगाह नहीं फेर पाता था। शायद इसीलिए इसके दिल में इसके लिए मोहब्बत
बड़े इस्तेकाक से कब्जा जमाए हुए थी। वो वहाँ से निकल कर गाड़ी में आ बैठा था। जहन में माजी के तमाम वाक़यात किसी फ़िल्म की मानद चल रहे थे। ये इसने क्या कर दिया था? अपने गुरूर और अना में अपनी मोहब्बत, अपनी मिन्हा को इसने किसी बांदी की तरह रखा। वो लड़की जिसे हमेशा अपनी सल्तनत की शहज़ादी बनाकर रखने का ख्वाब देखा था, इसे अपनी हवेली के मुलाज़मा बना दिया। और जो अल्फाज इसने कल रात इससे कहे वो बात याद करके मुकद्दम शाह का दिल चाहा कि किसी दरख्त में दे मारे। काश के इसने अपने दिल में मौजूद इसकी मोहब्बत का ही लिहाज रखा तो वो मुख्तलिफ पछताव में घिरा कुछ हवेली में पहुंचा, सीधा अपने कमरे में आया। कमरा अब वैसे ही बिखरा हुआ था जैसे वो छोड़ कर गया था। इसकी नज़रें इस वजूद की मुतलाशी थीं जिसे जाने अनजाने में तकलीफ दे गया था। वो कहीं नहीं थी। ये देखकर इसका दिल घबराया था। इसकी नज़र फर्श पर पड़े खून में पड़ी तो इसकी रूह फना हुई। खून आलूदा पैरों के निशानात कमरे से बाहर जा रहे थे, जिन्हें वो पहले हड़बड़ी में कमरे में दाखिल होते वक्त देख नहीं पाया था। वो इनके ताकों में चलता हुआ महरोश के पुराने कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो अंदर से बंद था। इसने ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, मगर अंदर से आने वाली खामोशी इसकी जान निकाल रही थी। मुकद्दम शाह ने ज़ोर से अपना कांधा मारते बलाखिर दरवाज़ा तोड़ दिया। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने इसे ज़ख्मी पैरों के साथ बेसुध ज़मीन पर पड़ा देखकर मुकद्दम शाह का मज़बूत दिल भी काँप उठा था। वो तड़प कर आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में भर गया। इसकी सांसों की मध्यम रफ्तार महसूस करता वो इसे लिए तेज़ी से अपने कमरे में आया था। डॉक्टर को कॉल करता वो मगरूर मर्द इसके पास ज़मीन पर बैठकर इसके खून से सीने पैरों की मरहम पट्टी करने लगा। महरोश की आंख खुली तो वो कितनी देर न समझी से कमरे की छत को घूरती रही। तुम ठीक हो ना? इसे होश में आते देखकर मुकद्दम शाह बेकरारी से इसकी जानब आता इसका हाथ थाम कर बोला। इसे देखकर महरोश की आंखों में खौफ फैला था, जिसे देखकर मुकद्दम शाह ने मौत की ख्वाहिश की थी। वो नज़रें चुरा गया। महरोश अब एक नज़र इस कमरे को देखने लगी, जो कि फिर से वैसा ही शानदार लग रहा था। ऐसा लगता ही ना था कि यहाँ यहाँ कोई तोड़ फोड़ हुई थी। मैं यहाँ कैसे आई? महरोश ने उठते हुए पूछा। मैं लाया हूँ यहाँ। तुम बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस और खून बह जाने की वजह से ऐसा हुआ है। मुकद्दम शाह ने धीमे लहजे में जवाब दिया। मगर ये तो आपका कमरा है। यहाँ तो आपकी खानदानी बीवी आएगी ना? महरोश के टूटे हुए मासूम लहजे पर इस मजबूत मर्द को अपना वजूद बिखरता महसूस हुआ। मुझे माफ़ कर दो महर, मैं अपने गुरूर और अना में ये समझ ही ना पाया कि तुम मेरे लिए क्या हो। ये दिल तो शायद पहले ही निगाह में तुम्हारा असीर हो गया था, मगर मेरी अना मुझे ये कबूल करने की इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैंने अपने गुरूर में तुम्हें अज़ियत पहुँचाई। खुदारा मुझे माफ़ कर दो। वो गुरूर मर्द घुटनों के बल महरोश के सामने ज़मीन पर बैठा तो वो हैरत ज़दा सी से देखने लगी। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सिवा और किसी रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं। तुम ही मेरी ज़िंदगी का वाहिद असासा हो। मुझे बस एक मौका दे दो महर। मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी गम को तुम्हारे पास नहीं भटकने दूंगा। वो दुनिया की तमाम खुशियाँ तुम्हारे कदमों तले बिछा दूंगा। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी महर? मुकद्दम शाह ने आजिज़ी और मोहब्बत भरे निगाहों से महरोश को देखते हुए कहा तो महरोश ख्वाब किसी कैफियत में इसे देखने लगी। यकीन करना मुश्किल था कि जो इसकी आंखें देख रही थीं वो हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। इस शख्स की मोहब्बत, इसका साथ तो एक ऐसा ख्वाब था जिसकी तबीर इसके नज़दीक नामुमकिन थी। क्या तुम मुझे प्लीज़ एक मौका नहीं दे सकती महर? इसे खामोश देखकर मुकद्दम शाह को अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। इसने फिर इल्तिजा की तो महरोश ने इसकी कैफियत से निकलते हुए जल्दी से सर हिलाकर आंसू भरी आंखों से इस शहजादे को देखा, जो इसके लिए चाँद की मानद है, जिसे पाना नामुमकिन लगता था। अब वो जब वो मिल गया इसे नाशुक्री कर सकती थी। वो तो दीवानी थी इस शख्स की। इसकी मोहब्बत पाकर भी कैसे इससे इनकार करती। मुकद्दम शाह ने तशक्कुर भरा सांस लेते इसे खींच कर अपने सीने से लगाया था। ख़त्म शुदा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी। शुक्रिया।